नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएससी ज्ञानशाला में। अब तक हमने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा और मुग़ल कला की जो कला यात्रा रही है उसके बारे में चर्चा की, अलग अलग पहलुओं को देखा, उसकी पद्धति को देखा, उसके मीडियम को देखा, टेक्निक्स को देखा और कैसे वो डेवलप हुई। जहांगीर के समय कैसे वो गोल्डन पीरियड में पहुंची, हमने ये इन चीज़ों का अनुभव किया। और उसके बाद में जब शाहजहाँ थे तो शाहजहाँ ने जो आर्किटेक्चर में जो अपना इंटरेस्ट लगाया था, बजाय कि पेंटिंग्स के, उनके चित्रों में इतनी सजीवता नहीं थी जितनी कि जहांगीर के समय आ गई थी। तो एक स्टेप नीचे आ गई थी पेंटिंग जो है वो शाहजहाँ के समय। और जहांगीर ने जो जिस आयाम पे पेंटिंग को पहुंचाया था और कोई भी मुग़ल शासक वहाँ तक नहीं जा सका। तो शाहजहाँ ने आर्किटेक्चर में अपनी रुचि दिखाई। धीरे धीरे वो जब औरंगज़ेब आ गया था तो उसने शाहजहाँ को बंद कर दिया था। और शाहजहाँ को बंद कर दिया और उसने, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम था, तो उस जो चीज़ें पेंटिंग जो वर्जित थी मुस्लिम कला में, रूप का निर्माण ज़्यादा नहीं किया करते थे वो, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे उन चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया, मंदिरों को, और साथ में कलाकारों को दंडित करना शुरू कर दिया, उनको पनिशमेंट देनी शुरू कर दी। तो इसी डर से क्या हुआ, कलाकार जो है वो मुग़ल दरबार वगैरह को छोड़कर चले गए थे और पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए और पेंटिंग धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी, अपने पतन की तरफ पहुंचने लगी। तो देखते देखते जो मुग़ल कला का जो ग्राफ था वो शाहजहाँ के बाद में मतलब कह सकते हैं कि जहांगीर के बाद में जो डाउन हुआ है तो कभी ऊपर उठा ही नहीं। तो मुग़ल कला औरंगज़ेब के समय में समाप्त हो गई थी। तो मुग़ल कला का जो ऐसे पतन हो गया तो पेंटिंग वगैरह पूर्ण तरह से बंद करवा दी उसने और मंदिर वगैरह तोड़ दिए। जो आर्ट गैलरीज बनी हुई थी उन सभी को तोड़वा दिया था औरंगज़ेब ने। तो उसके बाद में मुग़ल कला पूर्णतः ख़त्म हो गई थी। और अब हम मुग़ल कला के जो प्रतिनिधि चित्र हैं, जो चीफ पेंटिंग्स हैं मुग़ल कला की, उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में देखेंगे कि उनकी पेंटिंग की क्या ख़ास बात थी, कैसे वो बनाते थे और पेंटिंग में ऐसा क्या मीनिंग था उनके, कलर स्कीम क्या रही, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सलीम का जन्म, बर्थ ऑफ सलीम। तो सलीम का जन्म जो चित्र है इसमें ये अकबरकालीन चित्र है, अकबर के पीरियड का बना हुआ है। और इसमें क्या है, ये चित्र थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चित्र में जो कंपोजिशनल जो डिवाइडेशन है, जो कि इसका जो धरातल है उसको जो कंपोज किया गया, उसको डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट है इसका, जो स्पेस डिवीज़न जो किया गया है, उसमें पहला जो पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कि बाहर खड़े हैं, महल के बाहर खड़े हैं। ये इसका पहला सरफेस है, पहला डिवीज़न है जिसमें बहुत से लोग बाहर खड़े हैं। और क्योंकि सलीम का जन्म हुआ है तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, उनको खैरात बांट रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, आर्म्स दे रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं। तो बाहर भी दे रहे हैं और अंदर भी कुछ दे रहे हैं। तो ये उसका एक डिवीज़न हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि जो सेकंड डिवीज़न है, उस सेकंड डिवीज़न में जो महिलाएं हैं, कुछ संगीत बजा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, डांसिंग वुमेन का इसमें उसको डिपेक्ट किया गया, उसको चित्रित किया गया डांसिंग वुमेन को। अब सलीम का जन्म हुआ है तो सभी में खुशी की लहर थी, तो उसी को लेके सब लोग नाच गा रहे थे। तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, सेकंड डिवीज़न में बना दिया। अब थर्ड डिवीज़न में हम जब आते हैं, ये है इसका थर्ड डिवीज़न। तो थर्ड डिवीज़न में क्या हुआ कि सलीम को नहलाने का दृश्य है, क्या किया गया है, डिपेक्टेड किया गया है, बनाया, चित्रित किया गया है, बाथिंग ऑफ द न्यूली बॉर्न प्रिंस सलीम। सलीम को बनाया गया है, उसको नहला रहे हैं। ये इसका तीसरा धरातल है। थर्ड स्पेस में इसको जो डिवाइडेशन किया गया है वो ये किया गया है। इसके बाद में जो फोर्थ जो डिवाइडेशन किया गया है, जो विभाजन किया गया है, इसका तल विभाजन वो किया गया है जो डिलीवरी रूम होता है, जो प्रसूति गृह होता है,
उसको बताया गया है, जहाँ पर सलीम और उसकी मदर हैं। तो ये 4 डिवाइडेशन में इस पेंटिंग को बनाया गया है। और अब देखेंगे जो इसका जो हॉरिजन है इस पेंटिंग का, उसमें जो क्षितिज है उसमें इसके सराउंडिंग जो है वो प्रकृति को बनाया गया है, जो पेड़ पौधे हैं उन सभी को इसमें चित्रित किया गया है। और इसके साथ साथ इसके जो टेरेस है, जो छत है, उसके ऊपर मोर को बनाया गया है, क्योंकि मोर शुभता का प्रतीक भी है और खुशी भी अपने साथ लेके आ जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन चित्रकारों ने अपनी कुशलता का परिणाम दिया है, जो ये इतने अच्छे ढंग से इन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। सब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु है चित्र की, उसको बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने का काम इन्होंने चित्रकार ने किया है। और ये जो चित्र है, ये चित्रकार केशु द्वारा बनाया गया है। चित्रकार केशु ने इस चित्र को बनाया है। इसकी जो कलर स्कीम है, जो रंग संगति जो है, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित है, बहुत ज़्यादा आकर्षण है उसमें, अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा। पीले रंगों का यूज़ किया गया है, बैंगनी रंगों का प्रयोग किया गया है, हरा रंग है, कहीं कहीं पर डार्क कलर्स भी लगाए गए हैं। तो उनकी जो रंग संगति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई गई हैं। इसके बाद में जो चित्र आता है वो है कबीर और रैदास का। कबीर और रैदास, ये जो चित्र है, ये चित्रकार फ़कीर उल्ला खान ने बनाया था। उस्ताद फ़कीर उल्ला ने इसको बनाया था 1640 AD में, 1640 ईस्वी में इसको बनाया था। अब देखिए इसकी क्या क्वालिटी है, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है, थोड़ा सा आध्यात्मिक भी है ये चित्र, क्योंकि कबीर और रैदास जी संत थे और वो उनको ऐसे बनाया गया है कि जैसे जो कबीर हैं वो कुटिया के बाहर बैठे हैं और कपड़ा बुन रहे हैं। जो कबीर वो कुटिया के बाहर बैठे क्या कर रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं। और जो रैदास हैं वो चटाई पर बैठे हैं, मैट के ऊपर बैठे हैं रैदास। और ये जो दोनों है ना, इन दोनों को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में दिखाया गया, आध्यात्मिकता में दिखाया गया। कैसे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इस संसार में हैं पर ये नहीं है, मतलब ये उस ईश्वर के ध्यान में मग्न हैं, ये काम भी कर रहे हैं, ये पूर्ण सजग भी हैं, पर ये उस ईश्वर के ध्यान में मग्न है, कॉन्सेंट्रेट, उस मेडिटेट कर रहे हैं उस ईश्वर का, ऐसा उनमें बताया गया है। और इसके जो कलर है, ग्रे कलर का यूज़ इसमें किया गया है, दूसरे रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है ताकि यहाँ पर ग्रामीण वातावरण आ सके। जो ग्रामीण वातावरण है उसको लेके यहाँ पर उनको कलर स्कीम डाली गई है। साथ में क्या है, जैसे बैठे हैं झोपड़ी के बाहर, कबीर भी बैठे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, रैदास है चटाई पर बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में इनको बनाया गया है, प्रभु के स्मरण ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इनकी जो कलर स्कीम है, उस कलर स्कीम को इन्होंने बनाया है दूसरा रंग में, यानी कि ग्रे कलर में बनाया ताकि यहाँ पर एक ग्रामीण परिवेश आ जाए, गांव का एक भाव प्रकट होकर आ जाए सामने, उसको लेके इन्होंने बनाया है। और दोनों एकदम मस्त हैं, मतलब काम कर रहे हैं पर फिर भी मस्त हैं। और इनका जो शरीर है वो कृषकाय बनाया गया है, मतलब जो ग्रामीण परिवेश होता है, जो किसानों का जैसे जो शरीर होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसी को लेके इनको बनाया गया है। और साथ ही साथ में जो इसका पर्सपेक्टिव है, सब्जेक्ट का जो पर्सपेक्टिव है, उसको बखूबी रूप से बनाया गया। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, पीछे इन्होंने क्या किया है कि क्षितिज में पहाड़ वगैरह बनाए हैं, पर वो बहुत ज़्यादा धुंधले से हैं, तो एक दूरी का, एक पर्सपेक्टिव का, परिप्रेक्ष्य का जो है वो आभास हो रहा है। झोपड़ी के बाहर इनको जैसे बैठे हुए बनाया गया है, तो सारा कुछ एक जो इसका जो सब्जेक्ट है, जो ग्रामीण परिवेश है, वो निखर कर बाहर आ रहा है। तो ये इस पेंटिंग की क्वालिटी है कबीर और रैदास की। ठीक है, अब आता है चित्र दारा शिकोह की बारात, द प्रोसेसन ऑफ दारा शिकोह की बारात का दृश्य आता है। देखिए ये चित्र इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चित्र, जैसे तो पीछे हमने चित्र पढ़ा था कबीर और रैदास, वो साझा कालीन सबसे बेस्ट चित्र है, सबसे बेस्ट चित्र है साझा का।
शाहजहाँ कालीन, शाहजहाँ टाइम पीरियड का। उसमें कबीर और रैदास में जो वो बॉर्डर वगैरह बनाते थे वो नीले रंग में ब्लू कलर से बॉर्डर को बनाया करते थे, और बहुत अच्छा चित्र है वो, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्योरली तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। पर जो ये चित्र है द प्रोसेसन ऑफ दारा शिको की बारात जो है, ये पर्सपेक्टिव के तौर पर, परिप्रेक्ष्य के तौर पर बहुत ज़बरदस्त चित्र है। आप देख सकते हैं इस चित्र में जो दारा हैं उनको बनाया गया है दूल्हे के रूप में, एक ग्रूम के रूप में दारा जो हैं उनको बनाया गया है। साथ में यहाँ पर जो जितने भी मुग़ल थे, जो मुग़ल की जो पेंटिंग्स थी, मुग़ल पेंटिंग में जो कंपोजिशन का जो पार्ट आता है ना, जो संयोजन का जो पार्ट आता है, कंपोजिशन का डिवाइडेशन और उसको संतुलन कैसे किया जाता है, संतुलन में इस चित्र के मुकाबले कोई चित्र नहीं है द प्रोसेसन ऑफ दारा शिको के मुकाबले। आप देख सकते हैं कि इसमें दारा शिको हैं जो आगे बैठे हैं घोड़े के ऊपर, और उनके पीछे शाहजहाँ हैं जिनके सिर के पीछे आभा मंडल या प्रभा मंडल बनाया गया है। दारा शिको घोड़े पर बैठे हैं और एज ए ग्रूम बैठे हैं, एक दूल्हे के रूप में बैठे हैं, और जो इनकी जो घर की जो स्त्रियां हैं, इनके घर की जो स्त्रियां हैं उनको हाथी के ऊपर बैठा बनाया गया है। जो घर की जो स्त्रियां हैं उनको किस पर बैठा हुआ बनाया गया है? हाथी को। जो रॉयल फैमिली की जो जितनी भी औरतें हैं उन सभी को इसी पर बैठे हुए बनाया गया है। इनकी ज्वेलरी जो है, इनके जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो सारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और अलंकृत डेकोरेटिव बनाए गए हैं। इसके साथ साथ पीछे जो क्या हो रहा है कि आतिशबाजी हो रही है, पीछे फायरवर्क्स है, पीछे आतिशबाजी है। ये भी इस चीज़ की, इस चित्र की एक महत्वपूर्ण भाग है इस चित्र का, आतिशबाजी का। साथ में जो एक दूरी का जो एहसास हो रहा है, जो फिगर इन्होंने मेंटेन किए हैं इस पेंटिंग में, वो बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। दूरी का भी एहसास हो रहा है और कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका भी एहसास हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का कौन महत्वपूर्ण है, कौन और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन गौण है और क्या चीज़ देखने लायक है, इन सभी चीज़ों का इन्होंने बहुत ही अच्छा संयोजन किया है, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन यहाँ पर किया है। ये एक बहुत अच्छे कलाकार की कल्पना शक्ति का कमाल है कि उन्होंने, इमेजिनेशन पावर का कमाल है कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त चित्रण किया है। साथ में इस चीज़ की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर क्या किया गया है, आप देख सकते हैं कि जो दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये इस चित्र की सबसे ज़्यादा ख़ास बात है। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, फोल्डेड हैंड्स, दोनों के हाथ जुड़े हैं दोनों पक्षों के। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और मार्मिक है। तो ये चित्र था अपने द प्रोसेसन ऑफ दारा शिको। कलर स्कीम जो है वो भी बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, चमकदार रंगों का भी प्रयोग है, दूरी का भी एहसास है, जो सरफेस है उसको भी बहुत अच्छा बनाया गया है। अब जो चित्र आता है वो चित्र है द ड्रीम ऑफ जहांगीर, जहांगीर का सपना। ये जो पेंटिंग है ये जहांगीर का सबसे फेवरेट चित्रकार था अबू हसन, उसने बनाई है। तो इस चित्र में क्या है, इस चित्र की ख़ास बात ऐसी भी है कि इस चित्र में जो ये दोनों हैं, ये है शाह अब्बास और ये है जहांगीर। शाह अब्बास और जहांगीर, इन दोनों को गले मिलते हुए दिखाया गया है, ठीक है। पर एक्चुअल में ये दोनों कभी मिले ही नहीं थे एक दूसरे से, ये दोनों कभी मिले ही नहीं थे। और ये जो चित्रकार था अबुल हसन, इसने इतने शार्प तरीके से, इतने क्रिएटिव प्रोसेस से इसने इस पेंटिंग को बनाया है। इसने क्या किया कि एक ग्लोब बनाया। ये ग्लोब उस टाइम की जो जियोग्राफिकल जो पार्ट था, उस टाइम का जो मैप था, उस स्थिति के अनुसार बनाया गया है। ये पहली ख़ास बात। दूसरी ख़ास बात कि इसमें जो जहांगीर के जो कपड़े हैं, जो उनको अट्रैक्टिव बनाया गया है, उनको बहुत ज़्यादा आभूषणों से युक्त भी बनाया गया है जहांगीर को शाह अब्बास के मुकाबले। और साथ में क्या है कि जो जहांगीर है उसको सुप्रीम बताया है इसने कहा ये सुप्रीम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सब का बाप है। और जबकि ऐसा नहीं था,
क्योंकि जहांगीर के संबंध जो थे वो अच्छे नहीं थे उस समय। जो सुल्तान वगैरह थे ये जो इससे तो कभी मिले ही नहीं, साहब से तो वो कभी मिले ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। पर अबू हसन ने इसको एक अपनी कल्पना शक्ति को एक अच्छी अभिव्यक्ति दे दी, अपना बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस कर दिया। ग्लोब के ऊपर जहांगीर को बनाया और शाहबाज को गले मिलते हुए बनाया। अब गले तो मिल रहे हैं, पर जो जहांगीर है वो शेर पर है और शाहबाज को भेड़ के ऊपर बनाया गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अबू हसन जो है वो क्या दर्शाना चाहता था इससे। और दूसरी बात, इसकी खास बात है कि इसके सिर के जो पीछे, जहांगीर के जो सिर है उसके पीछे जो प्रभामंडल बनाया गया है वो इन्होंने जो ये गोल्डन जो सर्किल बनाया गया है ये प्रतीक है। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पर जो प्रभामंडल है वो भगवान के पीछे बनाया जाता है, तो उसी चीज़ को लेके अबू हसन ने क्या किया, इस चीज़ को बनाया है यहाँ पे। तो जो जहांगीर था उसको, उसके जो भाव हैं, उसके जो एक्सप्रेशंस है, जहांगीर के चेहरे के जो भाव हैं, उन भावों से ऐसा लगता है कि जो जहांगीर है वो नूर अल दीन यानी कि आस्था की रोशनी का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। नूर अल दीन, आस्था की रोशनी, द लाइट ऑफ फेथ। इस चीज़ को लेके उसके जहांगीर के इमोशन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। साथ ही साथ तो जहांगीर था उसने ये जो पेंटिंग है ये टेम्परा में बनी है, पोस्टर कलर में इस पेंटिंग को बनाया गया है। ये इस पेंटिंग की खास बात है। और साथ ही साथ इसमें जो कलर स्कीम है वो बहुत अच्छी है और इनमें गोल्डन और सिल्वर जो रंग है, जो कलर है, उनका बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया गया है। और जहांगीर ने क्या किया, अबुल हसन जो था उसको एक टाइटल दिया था, एक उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने, नादिर अल जमा, आइकॉन ऑफ द एरा, युग शिरोमणि की उपाधि से इसको विभूषित किया था। तो ये थे हमारे 4 पेंटिंग्स जो हैं, जो चीफ पेंटिंग्स हैं मुग़ल आर्ट की, उनके बारे में हमने पढ़ा। देखिए मुग़ल कला की जो ख़ास बात थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मुग़ल कला की, जो विशेषताएं हैं, उनमें आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था। एक तो इनके जो चित्र यहाँ पर बने हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से रिलेटेड बने, राज दरबारों से रिलेटेड बने हैं। और साथ ही साथ में राजाओं के जो पोर्ट्रेट्स हैं उनको लेके बनाए गए हैं, जो उन्होंने जो मुलाकातें की, जो युद्ध हुए या शिकार से संबंधित भी दृश्य बनाए गए हैं। तो ये इनके सब्जेक्ट रहे हैं मुग़ल कला के। साथ ही साथ जो हिस्टोरिकल जो घटनाएं हो रखी हैं और जो प्रकृति चित्रण है, जो नेचर पेंटिंग है, उसको नेचर को लेके भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है मुग़ल कला। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मुग़ल कला थी इसके ऊपर प्रभाव था, ईरानी प्रभाव था, ईरानी कथाएं इन्होंने बनाई, लैला मजनू को बनाया। साथ ही साथ अमीर हमज़ा से लेकर इन्होंने चित्रण किया, शाहनामा, रामायण। और अकबर के समय में तो चूँकि हिंदू धर्म भी उसने कर दिया था, तो रामायण था, महाभारत था, योग वशिष्ठ था, इससे रिलेटेड भी इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक्चुअल बात यह थी कि जो मुग़ल कला है वो एक कूप मंडूक की तरह थी। जैसे कुएं का मेंढक होता है, वैसे वो दरबार में सिमट कर रह गई, वो दरबार से कभी बाहर नहीं निकली। और धीरे धीरे क्या हुआ, मुग़ल कला पर यूरोपीय प्रभाव भी आने लगा। तो इसकी जो क्वालिटी थी, विशेषता थी मुग़ल कला की, जो खुद की विशेषता थी वो क्या थी कि ये अलंकारिक योजना बनाते थे, डेकोरेटिव बनाते थे। जो हाशिए थे, जो बॉर्डर्स वगैरह थे, उनको डेकोरेटिव बनाते थे। इनकी जो कलर स्कीम थी वो सिंपल थी, सॉफ्ट थी और स्वीट थी इनकी कलर स्कीम। और इनकी जो सीमा रेखा होती थी, मतलब जो क्षितिज रेखा होती, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी, उनमें क्या करते थे कि उनको गोलाई में बनाते थे, सीधा ना बना के गोलाई में बनाते थे। वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रकृति वगैरह दिखा दिया करते थे, नेचर से संबंधित वो चित्र बना दिया करते। तो ये सभी मुग़ल कला की जो विशेषताएँ थी। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, मेहराबों के, स्तंभों के, घुमावदार वास्तुकला में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उन्नति की थी। साथ साथ पशुओं के भी, लड़ाइयों के भी इन्होंने चित्र बनाए, बैल है, मुर्गा है, हाथी है, इन सभी के चित्र भी इन्होंने बहुत से बनाए थे। तो ये थी हमारी मुग़ल कला।
जहाँ पे हमने देखा कि मुग़ल कला कैसे शुरू हुई और धीरे धीरे कब अपने गोल्डन पीरियड पर गई और कब आते आते वो अपने पतन की ओर डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पर मुग़ल कला का संपूर्ण इतिहास समाप्त हो जाता है। पेंटिंग से रिलेटेड सारा इतिहास यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और हुआ किसकी वजह से? औरंगज़ेब की वजह से। इसके बाद में जो आर्टिस्ट थे मुग़ल कला के, वो सारे पलायन कर गए, दौड़ गए वहाँ से, डर के मारे कहीं औरंगज़ेब हमें मार ना दे। तो वहाँ से भागकर वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। पहाड़ी कला में भी आपको मुग़ल कला का प्रभाव देखने को मिलेगा आगे जब वो पढ़ेंगे। राजस्थानी कला भी कहीं ना कहीं मुग़ल कला जो राजस्थानी कला से प्रभावित थी, तो ये कॉम्बिनेशन में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारी मुग़ल कला कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट टॉपिक में हम राजस्थानी शैली को शुरू करेंगे। थैंक यू।